बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर बायोस्टैट का थर्ड लेसन है, जिसमें हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम इस लेक्चर को देखें और इससे प्रीवियस लेक्चर देखें तो ये दोनों लेक्चर आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले इससे पिछले वाले लेक्चर आप लाजमी देख लीजिएगा, देन इसको वॉच कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने 3-4 चीज़ों को देखना है कि बायोस्टैट कैसे एपिडेमोलॉजी और जेनेटिक रिसर्च और एग्रीकल्चर रिसर्च और इसी तरह क्लिनिकल ट्रायल्स में कैसे अहम किरदार अदा करती है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपिडेमोलॉजी क्या होता है, तो डिज़ीज़ कैसे हो रही है, कहाँ पर हो रही है, उसके रीज़न क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन कौन से पब्लिक हेल्थ मेजर्स किए जा सकते हैं, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये एपिडेमोलॉजी में स्टडी की जाती हैं और इसको स्टडी करने वाले को कहते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें एपिडेमोलॉजिस्ट जो होता है वो डिज़ीज़ की स्टडी करता है और वो देखता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है और उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी ख़ास डिज़ीज़ को कॉज कर रहे हैं। तो एपिडेमोलॉजिस्ट बायोस्टैट को यूज़ करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन देखता है और उसके डिटर्मिनेंट्स देखता है और ये देखता है कि ये जो डिज़ीज़ है और डिज़ीज़ के कॉजेज़, मेन कॉजेज़ क्या हैं और वो किस वजह से हो रही है, किस एरिया में ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि मेल में ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है, विलेजेस में ज़्यादा है या सिटी में ज़्यादा है। और डिटर्मिनेंट्स क्या क्या कॉजेज़ हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल डिज़ीज़ है। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं ये बायोस्टैटिशियन और एपिडेमोलॉजिस्ट मिलकर काम करते हैं और उसमें रिसर्च में अहम किरदार अदा करते हैं। और इसकी एग्जांपल आपकी बुक में कोविड-19 की दी हुई है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर हम कोविड-19 में देखें कि किसी एक ख़ास एरिया के अंदर पॉपुलेशन है 2000 पीपल की, तो उसके अंदर कितने % लोग अफेक्टिव हैं, मतलब प्रेवलेंस क्या है डिज़ीज़ की और कितनी डिज़ीज़ वहाँ पर मौजूद है। तो वो इसमें सारा देखते हैं। इन्फेक्शन रेट परसेंटेज देखते हैं, रिकवरी रेट कि अगर हमने वैक्सीन्स को यूज़ किया है तो वैक्सीन्स को यूज़ करने के बाद कितने % लोग ऐसे हैं जिनमें डिज़ीज़ की कमी हुई है। और थर्ड हम देखते हैं कि वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस, जो मैंने भी बात की कि रिकवरी रेट और इन्फेक्शन रेट कितना है और वैक्सीन्स की इफ़ेक्टिवनेस क्या है। ये सारा का सारा काम जो है ये बायोस्टैटिशियन एक बड़े लेवल पर कर रहा होता है और ये एवरेज निकाल कर, वैक्सीन्स की इफ़ेक्टिवनेस निकाल कर और इसी तरह रिकवरी रेट निकाल कर फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिए जाते हैं। वैक्सीन की प्लानिंग की जाती है कि किस एरिया में डिज़ीज़ ज़्यादा है और किस एरिया में डिज़ीज़ कम है। तो ये सारा का सारा काम जो है कि एपिडेमोलॉजी में किया जाता है और एपिडेमोलॉजी डिफरेंट टेस्ट को यूज़ करते हुए, chi-square टेस्ट होते हैं और इसके अलावा डिफरेंट एनोवा टेस्ट हैं। ये डिफरेंट टेस्ट को दो ग्रुप्स या डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, देन एक्शन लिया जाता है। तो ये अगर हम लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर देखें तो सेम चीज़ें दोबारा रिपीट की गई हैं, तो इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ चुका होगा, आई होप। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक रिसर्च। इससे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं HBB जीन्स। ये बेसिकली हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो RBC के अंदर होती है। अब इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, मतलब ख़राबी आ जाती है, चेंज आ जाती है। उस चेंज को कहते हैं जेनेटिक मार्कर। मतलब जिस ऑर्गेनिज़म के अंदर वो चेंज होगी उसके अंदर वो जेनेटिक मार्कर होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 पेशेंट हैं, 10 पेशेंट में से 5 का जीन जो है ये म्यूटेट है, ख़राब है। तो हम कहते हैं उन 5 के अंदर जेनेटिक मार्कर मौजूद है जो क्या कर रहा है, एक डिज़ीज़ कॉज कर रहा है। उस डिज़ीज़ को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये HBB जीन जो है ये सिकल सेल एनीमिया कॉज करवाता है अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए। तो ये क्या बना, ये एक जेनेटिक मार्कर बन गया। अब जिन ऑर्गेनिज़म के अंदर
इसके अंदर म्यूटेशन होगी, उसके अंदर स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर होगा, और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाली म्यूटेशन या जिस ह्यूमन के अंदर ये वाली म्यूटेशन नहीं होगी उसके अंदर जो है आपके पास सिकल सेल एनीमिया भी नहीं होगा। अब बायोस्टैट को यूज़ करते हुए जो रिसर्चर होते हैं, जेनेटिक रिसर्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दो काम को डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। पहला, टू एनालाइज इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट, किसी भी एक ट्रेट, टॉलनेस है या डवार्फिज्म है, वो फैमिली में रन कर रही है, तो उनका ऑफ कोर्स जीन होगा पेरेंट के अंदर, उसकी स्टडी करते हैं। किसी भी एक ख़ास ट्रेट की जो फैमिली के अंदर रन कर रही है उसकी स्टडी की जाती है बाय यूजिंग डिफरेंट परसेंटेज, कि अगर हमारे पास 100 पेरेंट्स हैं और वो टॉल हैं तो ये देखा जाता है कि उनके बच्चे जो हैं वो भी कितने % टॉल हैं, या हमारे पास जो है वो 100 पेरेंट्स हैं और उनके वो डवार्फ हैं और उनके जो बच्चे हैं वो भी डवार्फ हैं, तो कंपैरिजन किया जाता है, परसेंटेज देखी जाती है कि डवार्फ कितने % हैं या टॉल कितने % हैं, कंपैरिजन किया जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो जीन्स की कैलकुलेशन की जाती हैं। तो ये बात लिखी हुई है, टू एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट। और सेकंड हमारे पास है एसोसिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद अ डिजीज़, कि कोई भी एक जेनेटिक वेरिएशन है, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि ये फैमिली के अंदर कैसे रन कर रही है, या हम ये देखते हैं रिसर्च के दौरान कि कितने ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर ये वाली म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन का रेट देखना, डिफरेंट पॉपुलेशन को कंपेयर करना, तो ये बायोस्टैट के ज़रिए कंपेयरिंग की जाती है। अब ये बात उसने लिखी हुई है, जेनेटिक मार्कर जो है वो कोई भी लिंक्ड है डिजीज़ के साथ, उसकी स्टडी कैसे की जाती है, बाय यूजिंग बायोस्टैट। तो ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दी है। थर्ड हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में जितनी भी रिसर्च हो रही है उसका जो है बायोस्टैट के साथ बड़ा इंटरेक्शन है, रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लांट के कोई ग्रुप हैं, 3-4 ग्रुप हैं, उनको मैंने फर्टिलाइज़र दिया है, और फर्टिलाइज़र देखने के बाद हर प्लांट का जो ग्रुप है उसमें 10-10 प्लांट हैं, तो अब उनका एवरेज निकाल के मुझे ये पता लगे कि मैंने जब प्लांट को फर्टिलाइज़र्स दिए हैं तो फर्टिलाइज़र देने से उनकी ग्रोथ में क्या इफ़ेक्ट हुआ है, तो मैं हर प्लांट की एवरेज निकालूंगा। इसको भी, इसकी जो एग्जांपल मैं अभी जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ दी हुई है, आप लोग उसको भी वॉच करें। तो वो एवरेज निकाल कर मुझे ये पता लगेगा कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो किस प्लांट ग्रुप की ज़्यादा है या किसकी कम है। तो ये भी बायोस्टैट, एवरेज निकालना, मीन निकालना, ये बायोस्टैट के यूजेस हैं। तो ये बात लिखी हुई है एनालाइजिंग क्रॉप यील्ड, कि क्रॉप की यील्ड जो है वो कितनी ज़्यादा है या कम है। मैं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, किस ग्रुप में ग्रोथ ज़्यादा है, किस ग्रुप में ग्रोथ कम है, और प्लांट को फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करने के बाद वो कितने % डिजीज़ के रेजिस्टेंस हैं या पेस्ट रेजिस्टेंस हैं, वो तमाम की तमाम मीन वैल्यू या परसेंटेज हम जो है वो बायोस्टैट को यूज़ करते हुए ले लेते हैं। अब थर्ड हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल है, इसकी भी एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में दी हुई है, लेकिन बहरहाल यहाँ हम देख लेते हैं कि न्यू मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए, न्यू ड्रग को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, क्लिनिकल ट्रायल करवाते हैं। 2 ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप को हम, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक ग्रुप को हम प्रीवियस मेडिसिन देंगे या फॉल्स मेडिसिन देंगे, प्लेसेबो मेडिसिन देंगे, और दूसरे ग्रुप को हम न्यू ड्रग जो है वो हमने बनाई है वो देंगे, और इनकी परसेंटेज को कंपेयर करेंगे कि अगर 100 में से 70% जो पर्सन हैं अगर हम उनको न्यू मेडिसिन दी है तो वो न्यू मेडिसिन देने के बाद जो उनको देखा गया कि उनके अंदर जो है वो आफ्टर गिविंग मेडिसिन उनके अंदर कितने % रिकवरी हुई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हम कोई प्लेसेबो मेडिसिन देते हैं, फॉल्स मेडिसिन देते हैं, तो उसको देने के बाद या प्रीवियस मेडिसिन देते हैं कोई जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, उसको देने के बाद कितने % रिकवरी है, इनका कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, जिसकी रिकवरी रेट ज़्यादा होगा, फिर हम उसको जो है वो मार्केट में ले आएंगे। तो क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए भी हमें बायोस्टैट का इस्तेमाल करना पड़ता है। परसेंटेज, मीन वैल्यू या सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, उसको देखने के लिए हम बायोस्टैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, ड्रग्स को न्यू ड्रग्स को इस्तेमाल करना ट्रीटमेंट के अंदर, ये हम जो टेस्ट करते हैं वो बायोस्टैट को यूज़ करते हुए करते हैं। इसी तरह एग्जांपल दिया, डिटरमाइनिंग अ न्यू मेडिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव दैन अ प्लेसेबो, जो मैंने एग्जांपल दे दी। रिक्वायर टेस्टिंग टू शो रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, मतलब हम कंपैरिजन करेंगे, जिसकी परसेंटेज रिकवरी रेट ज़्यादा होगा हम उसको यूज़ कर लेंगे फर्दर।
और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैंने एग्जांपल दी थी, जितना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप लेंगे और दो ग्रुप लेने के बाद हम उनको जो है वो कंपेयर कर कर फिर हम अपनी मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो ये सिंपल सी एग्जांपल्स थी कुछ इसकी जो हमने जो है वो देखी आज। इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि एपिडेमोलॉजी में डिज़ीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है, उसके ये देखा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉज कर रहे हैं। फिर हमने कोविड की एग्जांपल दी कि हम जो है वो देखेंगे रिकवरी रेट कितना है, इन्फेक्शन रेट कितना है। इसी तरह जेनेटिक्स में रिसर्च के दौरान कि फैमिली के अंदर जो हम ये देखते हैं कि फैमिलीज़ में कोई भी एक जो ट्रेट है वो कैसे रन कर रही है, डिफरेंट फैमिलीज़ का डाटा लिया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो कंपैरिजन करना ये सारा बायोस्टैट का काम है। जेनेटिक मार्कर की हमने एग्जांपल दी, किन किन लोगों में जेनेटिक मार्कर होते हैं और उनका कंपैरिजन करना। तो हम इसको जेनेटिक मार्कर के ऊपर जो रिसर्च होती है उसमें भी बायोस्टैट का इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल अभी हमने देख लिया कि हम डिफरेंट मेडिसिन को टेस्ट करते हैं कि क्या इफ़ेक्टिवनेस शो हो रही है पॉपुलेशन के ऊपर। तो आज ये छोटा सा लेक्चर था हमारा, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।